ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई का तेरापंथ समाज आगामी वर्ष 2023 में अपने गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण के चातुर्मास को लेकर काफी उत्साहित है। मुंबई के समीप भाईंदर के KCN रॉक कैंपस में होने जा रहे इस वर्षावास को लेकर व्यापक तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज के इस संवाद शो में हम इसी चातुर्मास के बारे में जानकारी लेने आए हैं। आचार्य महाश्रवण चातुर्मास व्यवस्था समिति 2023 के महामंत्री सुरेंद्र कोठारी आज हमारे साथ हैं। आचार्य महाश्रवण चातुर्मास व्यवस्था समिति 2023 के महामंत्री सुरेंद्र कोठारी आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम चातुर्मास के साथ ही उनकी शैक्षणिक, व्यापारिक और सामाजिक यात्रा के साथ ही कई तमाम पहलुओं पर जानकारी लेंगे। मेवाड़ के केलवा निवासी सुरेंद्र कोठारी के साथ संवाद साध रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल। तो आइए देखते हैं क्या बताया कोठारी ने। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष पालीवाल। संवाद के हमारे इस खास शो में आज हमारे साथ हैं मुंबई तेरापंथ समाज के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके और वर्तमान में वर्ष 2023 में होने वाले आचार्य महाश्रवण जी के चातुर्मास व्यवस्था समिति के महामंत्री सुरेंद्र कोठारी जी। कोठारी जी मेवाड़ की वो शख्सियत हैं जो मुंबई में जैन समाज सहित इतर समाज में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। तो चलिए हमारे साथ मिलते हैं कोठारी जी से और जानते हैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में, उनकी व्यावसायिक यात्रा के बारे में और चातुर्मास की व्यवस्थाओं के विषय में। कोठारी जी, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप मेवाड़ के सुप्रसिद्ध ठिकाने केलवा से आते हैं। केलवा गाँव के बारे में और अपने शुरुआती जीवन के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। केलवा एक अच्छा कस्बा है और उसमें सभी जाति के लोग निवास करते हैं और पुराना राजपूत घराना वहाँ ठाकुर साहब के नाम से राज्य करते थे। और जब हमारा जो बचपन था, मैं मेरे परिवार में सबसे छोटा था और पढ़ाई में मैं शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट था। क्लास में हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था और मेरे जो अध्यापक थे, मुझे कहीं कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहती थी और अध्यापक मुझे ये कहते थे कि आप ये इन छात्रों को आप पढ़ाओ और इन छात्रों के साथ आप बैठो ताकि इनका भी कुछ अभ्यास हो सके। तो इस दृष्टिकोण से जो मेरी उम्र थी, मतलब मैं 4 साल की उम्र में पहली क्लास में उत्तीर्ण हो गया। तब जब आगे उस समय ऐसा लगता था कि मेरी उम्र कम है तो मुझे एडमिशन नहीं दिया जाता, तो मेरी 6 महीना उम्र ज़्यादा लिखकर मुझे एडमिशन दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे मेरी पढ़ाई का क्रम आगे बढ़ा, मुझे मेरे बड़े भाई का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता था पढ़ाई के लिहाज से। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, अध्यापक मुझसे ये आशा रखते थे कि मैं हर एक्टिविटी में भाग लूं। जैसे स्कूल में खेल के माध्यम से मैं फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल सब अच्छे तरीके से खेलता था और मुझे स्कूल के टूर्नामेंट में भी टीम के सदस्य के रूप में भाग लेने का अवसर मिलता था। और इसी तरह मैं 8वीं और 7वीं पढ़ता था, तभी मैं सांस्कृतिक मंत्री था पूरी स्कूल का। उस समय मैं डिबेट में फर्स्ट आता था, अंत्याक्षरी या जिस तरह की मोनो एक्टिंग, सब में मेरा एक बहुत अच्छी भूमिका रहती थी। और तब से मैं कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी था सबकी निगाह में, गांव वालों की निगाह में। पर उसके बाद जैसे मैं आगे गया, मैंने हाई स्कूल कांकरोली से साइंस मैथमेटिक्स में पास किया। पर मैं उस समय प्रथम श्रेणी 60% आना भी बड़ा मुश्किल परसेंटेज था। आज तो 90 से ऊपर लोग लाते हैं, 95 पर उस समय 70% भी आता था तो राजस्थान पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट गिना जाता था। उस समय भी मुझे 59.3% आए थे। मेरे 4 मार्क्स कम होने की वजह से मैं 60% नहीं प्राप्त कर सका और फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हो सका। उस दिन मुझे बहुत मानसिक असंतोष हुआ और
मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं 4 नंबर से कैसे पिछड़ गया। हालांकि मेरी पोजीशन क्लास में अच्छी थी, मैं सेकंड थर्ड पोजीशन पे था। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया नाथद्वारा, सेठ श्रीनाथ बिनानी कॉलेज मैंने ज्वाइन किया और अलग से कमरा लेकर मैं रहता था, अपना खाना खुद बनाता था, साइकिल से मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज में भी मेरी अच्छी स्थिति थी, पढ़ाई में और हर कल्चरल एक्टिविटी में भी। उसके बाद मेरी बीएससी हुई 1972 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे कुछ जॉब भी मिल रहा था। सेकेंड ग्रेड टीचर का मुझे इंटरव्यू कॉल आया। उस दिन मैंने बहुत सोचा क्या करूं, इंटरव्यू देने जाऊं। अगर इंटरव्यू देने गया तो मैं टीचर बन के रह जाऊंगा। अध्यापक बनना, हमारे जो कम्युनिटी है जैन कम्युनिटी, उसमें अध्यापक बनना मतलब ऐसा लगता था कि एक सर्विस कर रहा है। फिर भी बहुत उहापोह थी। मैंने सुबह निश्चय किया कि मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ बड़ा कार्य करना है और आगे पढ़ूंगा। बीएससी के बाद आगे पढ़ूंगा। मैंने बीएआरसी में भी फॉर्म भरा, एलएलबी का फॉर्म भरा, आईसीडब्ल्यू के फॉर्म भरे। काफ़ी पढ़ाई की बहुत इच्छा थी, पर ऐसे परिवार की स्थिति अनुकूल थी, पर मेरी व्यक्तिगत परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, तो मैं पढ़ाई में फिर आगे नहीं बढ़ सका। और फिर मेरे बहनोई साहब मुंबई में अपना व्यवसाय करते थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि अब कोई भी सर्विस मत करो और मुंबई आके बिजनेस में सेट हो, वो अच्छा रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से भी मैंने काफ़ी सोचा क्या करूं, मुंबई जाऊंगा तो मेरे को व्यवसाय भी नहीं करना है। मैं एक उस समय की डेफिनेशन में ऐसा लगता था कि मैं एक व्यवसाय, आज का दृष्टिकोण और उस समय के दृष्टिकोण में बहुत डिफरेंस था। उस समय व्यवसाय करना मतलब हमारी मानसिकता ये थी कि हम एक व्यापारी यानी एक बनिया बन के रह जाएंगे, और वो भी मुझे पसंद नहीं था कि मैं कोई व्यवसाय करूं वहाँ जाके। मेरी इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं या ऐसा बड़ा एजुकेशन प्राप्त करके कुछ अच्छी ग्रेड का कोई कार्य करूं, ये मेरी इच्छा थी। कोठारी जी, अगर उस दिन आप इंटरव्यू देने चले जाते तो निश्चित तौर पर आज किसी कॉलेज के प्रोफेसर होते, क्योंकि मुंबई आपको खींच रही थी। मुंबई आप आए। मुंबई में संघर्ष के बिना कुछ होता नहीं। आपके जीवन में भी संघर्ष हुआ होगा। शुरुआती दौर में किस तरीके का संघर्ष हुआ और किस तरीके से आपने अपने आप को मुंबई में स्थापित किया, इस विषय में बताएं। मैं मुंबई में आने का मेरा माध्यम मेरे बेनोई साहब थे, श्री फूलचंद जी हिंगड़, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके माध्यम से मैं मुंबई आया और उनके विश्वास भरोसे पे ही मैं मुंबई आया कि चलो हमारे बेनोई साहब हैं, कुछ व्यवसाय अच्छा कराएंगे। तो उसी दृष्टिकोण से मैं आया। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और उनकी वडाला में एक ज्वेलर्स की दुकान थी और उनके भतीजे शांतिलाल जी, स्वर्गीय शांतिलाल जी हिंगड़, वहाँ बैठते थे। मैं भी उनके साथ हो लिया और शांतिलाल जी हिंगड़ भी बीएससी पास थे और मैं भी बीएससी पास था। हम दोनों उस बिज़नेस के साथ, वहाँ ज्वेलर्स और मनी लेंडर्स का बिज़नेस था, हम दोनों साथ में, हमारा ऐसा एक विचार था कि ये बिज़नेस हमारी नेचर से मेल नहीं खाता है। हमको मनी लेंडिंग बिज़नेस, हम पढ़े लिखे आदमी अगर मनी लेंडिंग बिज़नेस करें तो ये हमारे लिए उचित नहीं रहेगा और हमारे लिए शोभाजनक भी नहीं रहेगा। तो हम दोनों काफ़ी उस समय काफ़ी जगह जाकर इंडस्ट्री भी देखते थे। हम ये नहीं ये इंडस्ट्री खोले, ये करे वो करे, और हम दोनों साथ में रहते थे। हमारा दोनों का बहुत अच्छा केमिस्ट्री था। तो उसी दरमियान 2 या 3 साल निकले, क्योंकि जब कुछ चेंज करने जाते हैं तो टाइम लगता है और एक आत्मविश्वास भी चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो वो आत्मविश्वास हमारे में, शांतिलाल जी में, हमें तब तक जागृत भी नहीं था। फिर भी हम काफ़ी श्रम करते थे कि भाई हमें कुछ चेंज करना है। इस दरमियान मेरे 4 साल निकल गए। उसके पश्चात हमारा एक रिलेशन
हमारे भान जी के जो ससुर जी हैं खीमराज जी समधिया, वो जब भी वहाँ मिलने आते थे बड़ाला, तो उन्होंने यह कहा कि सुरेंद्र जी के साथ मैं बिजनेस करूँगा, मेरे ये बहुत अच्छे हैं। और मेरे बेनी साहब को कहा कि सुरेंद्र जी मेरे साथ मैं ले जाना चाहूँगा इनको। तो उन्होंने, वो बहुत पारखी थे खीमराज जी समधिया कि कौन कैसा लड़का है, कैसा क्या है। तो उनके दृष्टिकोण से मैं फिर वाकोला आया और सर्वप्रथम बाबूलाल जी समधिया जो उनके सुपुत्र हैं, उनके साथ हमने प्लाईवुड का व्यवसाय प्रारंभ किया। और प्लाईवुड का व्यवसाय ऐसा था कि मेवाड़ का कोई व्यवसाय उसमें उस समय तक नहीं था, कोई व्यक्ति उस समय तक उसमें नहीं था। तो हमारे लिए एकदम चैलेंजिंग बिजनेस था। पर हम लोग, मैं और बाबूलाल जी दुकानों पे जाते, प्लाईवुड का भाव पूछते, कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है, तो खरीदने जाते थे कि ये भाव क्या है। इस तरह से हमने आकर के फिर वाकोला में उनकी जो दुकान थी उसमें मैंने प्लाईवुड का बिजनेस चालू किया 1979 में। मुंबई के शुरुआती दौर में आप व्यवसाय के साथ साथ समाज में भी सक्रिय हुए। कई दायित्व आप अब तक निभा चुके हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएं। जब मैं वाकोला प्लाईवुड का व्यवसाय करने आया, मेवाड़ का प्रथम व्यक्ति था। उसके साथ ही समाज के कार्य करने का जो मेरा जुनून था वो उससे पहले भी मेरे साथ था। सबसे पहले मैंने भिक्षु मित्र मंडल केलवा की एक स्थापना करवाई, उसमें मेरा मुख्य सहयोग रहा। 1987 में मैंने भिक्षु मित्र मंडल केलवा मुंबई का एक संगठन स्थापित करवाया, उसमें मैं संस्थापक मंत्री बना। तब से लेकर उसके बाद तेरापंथ युवक परिषद सांता क्रूज का मैं मंत्री बना। उसके बाद मैं तेयूब सांता क्रूज का अध्यक्ष बना। उसके पश्चात मैंने युवा वाहिनी मुंबई का संयोजक बना। उसके साथ ही जैसे जैसे व्यवसाय आगे बढ़ता गया, मेरी सामाजिक यात्रा भी उसी गति से चलती रही जैसा मेरा व्यवसाय आगे बढ़ता गया। मेरे पास काफ़ी चैलेंजेस थे। शुरुआती दौर में मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं कुछ भी बिजनेस आसानी से कर सकूं, पर मुझे सपोर्ट मिला मेरे रिश्तेदारों का और वो मेरे पार्टनर के रूप में आए। पर मुझे हमेशा व्यवसाय एक मेरे लिए चैलेंज था। मैं चाहता था बड़ा बिजनेस करना शुरू से ही, और बड़े बिजनेस करने के लिए बड़ी कैपिटल चाहिए। पर मैंने कम कैपिटल में किस तरह से ज़्यादा टर्नओवर करना, किस तरह से अच्छा बिजनेस करना, ये गुण मेरे में, मेरी पढ़ाई के दौरान जो मैंने साइंस मैथमेटिक्स से जो सीखा वही मेरे व्यवसाय में काम आया। मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे नहीं हुआ तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे नहीं हुआ तो तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैथमेटिक्स के लिहाज से मुझे मेरे व्यवसाय में कार्य आई, और उसी के अनुरूप मैं सफल व्यवसायी बनने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। और हर चुनौतियाँ मैंने स्वीकार की, पर मैं बस उन चुनौतियों से पार पाने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे फॉर्मूले अप्लाई करता रहा और कार्य में आगे बढ़ता रहा। मेरी जो शिक्षा है वो मेरे व्यवसाय में काफ़ी काम आई कि कम संसाधन में किस तरह से हम अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। और उसी तरह जो सामाजिक दायित्व की बात करूं तो तब से समाज में भी जब मैं कोई भी कार्य हाथ में लेता तो सभी को ये मालूम है कि अगर ये इन्होंने कार्य हाथ में लिया तो ये पूरा करके ही विश्राम लेंगे। ये एक मेरी हॉबी थी और मेरी एक ये स्टेटस बन गई कि भाई ये इनको कोई काम दिया तो ये पूरा करके ही विश्राम लेंगे। कोठारी जी, आपने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष के रूप में की। आज कई शीर्ष संस्थाओं में आप जुड़े हुए हैं। इस यात्रा के बारे में बताएं कि आप किन किन पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। तेरापंथ युवक परिषद सांता क्रूज के अध्यक्ष के पश्चात मैं युवा वाहिनी मुंबई का संयोजक बना। उसके पश्चात सन 2008 में
आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति केलवा का महामंत्री का मनोनयन हुआ और वो चातुर्मास 2008 की बजाय 2011 में केलवा में आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा घोषित किया गया। तो 2011 में मैंने मुंबई में रहते हुए केलवा वासियों ने मुझ पर यह विश्वास व्यक्त किया, अध्यक्ष महेंद्र कोठारी ने मुझ पर अध्यक्ष विश्वास व्यक्त किया और मैंने उस महामंत्री का दायित्व बहुत बखूबी निभाया और एक सफल चातुर्मास केलवा का 2011 का आचार्य महाश्रमण का सानिध्य में वहाँ संपन्न हुआ। तो यह भी मेरे लिए बहुत यादगार पल रहे। मेरे जीवन का स्वर्णिम समय कहूँ तो वो 5 महीना था जो केलवा में चातुर्मास हुआ था। और उस समय मुझे ध्यान है कि मुझे याद है कि मैं केलवा में ही 4 महीना पूरा कंटिन्यू रहा, सिर्फ 2 बार मुंबई एक दिन के लिए आया था। तो वो भी मुझे आचार्य जी ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो अभी। तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा आचार्य परिवार का मेरे ऊपर बड़ा विश्वास रहा और मैं गदगद हुआ जब उनका ये विचार मैंने गुरुदेव के सुने। तो और मैं पुण्य ही कहूँ, मैं और मेरी धर्मपत्नी एक साथ वहाँ केलवा में रहे थे और उससे भी बड़ा कार्य गुरुदेव ने हमें हमारे निवास स्थान पर शय्यातर लाभ प्रदान किया। यह मेरे जीवन का बहुत स्वर्णिम अवसर रहा मेरे लिए, जो आज भी मुझे बहुत याद रहता है कि गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी कृपा कराई, जो वहाँ शय्यातर लाभ हमें प्रदान किया। वो महामंत्री के पश्चात मेरी यात्रा शुरू होती है। मुझे महासभा में कार्य करने का अवसर मिला। महासभा में मैं महाराष्ट्र के प्रभारी के रूप में मैंने कार्य किया, सहभागिता योजना प्रभारी के रूप में कार्य किया, महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया। लगभग 4 टर्म मैंने महासभा में ये कार्य किया और उसके पश्चात उसके साथ ही मैं जीवन विज्ञान एकेडमी मुंबई के अध्यक्ष के रूप में मैंने लगभग 2.5-3 साल कार्य किया। उसके पश्चात मेरा सीधा कार्यकाल प्रारंभ होता है श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन तेरापंथ भवन कांदिवली के अध्यक्ष के रूप में। जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने ये सोचा कि मैं इस भवन के में जितने संसाधन उपलब्ध है, मैं कोई नया ऐसा रचनात्मक कार्य करना चाहूँगा ताकि लोग याद करें। तो मैंने उसमें ये एक बात कहूँ तो मैंने वहाँ काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए जो आज भी, जैसे प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र मैंने मेरे कार्यकाल में प्रारंभ किया और मेरा एक उद्देश्य था कि ऐसा मेडिटेशन सेंटर यहाँ चले जो पूरे मुंबई से लोग उसमें एडमिशन के लिए लालच रहे कि मेरा रजिस्ट्रेशन कराना है, मुझे यहाँ योग साधना केंद्र करनी है, इस केंद्र में करनी है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और मेरे सपनों के अनुरूप वो आगे बढ़ रहा है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और कांदिवली भवन में जिस दृष्टि से हमारा जो भवन चलता था, मैंने उसमें हर चीज़ को इस तरह से किया कि कोई भी आए उसको भवन अपना खुद का लगे कि यह भवन हमारा है। इस दृष्टिकोण से मैंने मेरा कार्य किया। बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। मंत्री कमलेश बोरा, जवहरीलाल जी नवल का कोषाध्यक्ष, जयचंद जी सांकला, ये हमारी 4 की बहुत अच्छी टीम थी और हम कोई भी कार्य बहुत पारदर्शिता के साथ करते थे और बहुत अच्छा मुझे आत्मसंतोष मिला कि मैंने वहाँ 2 साल का अच्छा कार्यकाल परिसंपन्न किया। उसके पश्चात फिर अब उसके बाद मेरी महासभा में मेरा कार्यकाल था ही और सामाजिक दायित्व भी काफ़ी सारे थे और एक मेरी अलग पहचान मुंबई समाज में बन गई। अब मैं आता हूँ इसी सामाजिक प्रगति के अंतर्गत में आता हूँ। तो 2023 में मुझे आदरणीय अध्यक्ष मदन जी तांतेड़, आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति 2023, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे महामंत्री के रूप में दायित्व निर्वहन करने का एक अवसर प्रदान किया। और वैसे तो मैं उनके साथ लगभग 2 साल से कार्य कर ही रहा हूँ, पर एक
पद के साथ दायित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे अभी गत महीने में ही उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया। मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और उनकी अपेक्षा के साथ जो समाज की अपेक्षाएं हैं कि हमारा चातुर्मास सफल हो, सफल के साथ लक्षित बने, उस और हमारा प्रयास जारी रहेगा। और हम समाज के जो भी हमारे समाज के जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, हम उनसे भी उनके सुझाव आमंत्रित करेंगे और चातुर्मास सबका, जन जन का ये चातुर्मास बने, इस ओर में प्रयास हमारी पूरी टीम रहेगी। कोठारी जी, जैसा कि पूर्व के सवाल में आपने जवाब दिया था कि केलवा मेवाड़ का एक प्रमुख ठिकाना रहा। प्रमुख ठिकाना होने के साथ साथ तेरापंथ धर्म संघ का उसके साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे बड़ा गर्व है तेरापंथी होने का और केलवा गांव के होने का, चूँकि केलवा तेरापंथ धर्म संघ की उद्गम स्थली है और उस उद्गम स्थल का नाम है अंधेरी ओवरी, जहाँ से तेरापंथ धर्म संघ का आलोक वहाँ से अंधेरी ओवरी से फूट निकला और एक चिराग के रूप में हमें प्राप्त हुआ। उसके पश्चात जो ठिकाने वाले हैं ठाकुर साहब मोहकम सिंह जी, तत्कालीन ठाकुर साहब, वो भी हमारे प्रथम आचार्य संत भिक्षु के अनुयायी बने। उसके बाद पूरे गांव वाले उनके फॉलोअर्स बने और बड़े संघर्ष के साथ संत भिक्षु की वहाँ से एक गाथा प्रारंभ हुई और निसंदेह संत भिक्षु इतने अनुशासन प्रिय थे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने और एक बड़ा आधार मिला। उस संघर्ष, जिस आधार को संघर्ष मिलता है, वह आधार आगे जाकर के कितना बड़ा रूप लेता है, ये आज हम देख रहे हैं कि तेरापंथ धर्म संघ 270 साल के बाद भी इतना अच्छा उसका रूप मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये केलवा का होने के साथ मुझे बहुत बड़ा गौरव है कि तेरापंथ का उद्गम भी केलवा ही रहा है और अंधेरी ओवरी का वह स्थान जहाँ मनीष जी भी आकर उन्होंने काफ़ी सारे फोटोग्राफ लिए हैं और बहुत अच्छा लगा। कोठारी जी, आप खुद और आपके दोनों पुत्र समाज के विभिन्न जिम्मेदार पदों पर सक्रिय हैं। समाज, परिवार और व्यवसाय के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित होता है, इस सवाल का आप जवाब दें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोठारी जी के सबसे बड़े पुत्र मनीष जी इन दिनों तेरापंथ भवन कांदिवली में महामंत्री हैं, जबकि इनके छोटे पुत्र भूपेश कोठारी जी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सहमंत्री के रूप में अपना दायित्व संभाल रहे हैं। सच कहूँ तो जब 2011 का चातुर्मास केलवा में समायोजित था, उसी चातुर्मास के अंतर्गत मेरे सुपुत्र मनीष और उससे छोटा भूपेश दोनों का संपर्क साधु संतों के साथ और आचार्य परिवार के साथ भी उनका संपर्क हुआ और उसी संपर्क के साथ उन्हें धर्म संघ से जुड़ने का अवसर मिला और तब से लेकर अब तक एक ऐसा योग मिला कि इन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक समाज और संघ के सेवा करने की एक उनके मन में बहुत ललक जागी कि हमें भी संघ और समाज का कार्य करना चाहिए। ये सब क्यों हुआ कि चारित्र आत्माओं के संपर्क में आने से इनमें एक विश्वास जगा। उन्होंने भी इन दोनों को मोटिवेट किया, साधु संतों ने, चारित्र आत्माओं ने, कि तुम्हारे में कार्य करने की क्षमता है, कार्य करो समाज और संघ के लिए। और तब से लेकर अब तक मनीष ने टीपीएफ के माध्यम से कई साल अध्यक्ष और मंत्री और राष्ट्रीय सहमंत्री के रूप में भी कार्य किया। भूपेश ने अभद्र युग में 3-4 टर्म में कई प्रभारी के रूप में कार्य किया और उसके बाद आज सहमंत्री के रूप में वो कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि हम समय का नियोजन कैसे करते हैं। तो मैं मनीष जी आपको ये बता देना चाहूँगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। कई हमारे समाज के भाई आकर हमें पूछते हैं कि यार भाई साहब, हमें आश्चर्य होता है, अंकल जी हमें आश्चर्य होता है कि आपका व्यवसाय भी इतना बड़ा है और इतना बड़ा कार्य है आपका, ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो।
ये कई बार ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है कि ये सारा कैसे कर लेते हैं। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े, कई बार ऐसा लगता है कि आदमी के पास व्यवसाय के 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, पर समय का नियोजन अति महत्वपूर्ण है उन 10 और 12 घंटे में। क्योंकि आदमी, व्यक्ति, व्यवसायी अपना व्यवसाय करता है, व्यवसाय के साथ एक सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आपको बैलेंस लाइफ करनी है, समाज का भी कार्य करना है और व्यवसाय भी करना है, और दोनों की गति उतनी ही रखनी है, तो आपको बड़ा बैलेंस के साथ आपको सिस्टम बनाना पड़ता है कि हमारा बिजनेस कैसे हो। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाकर हमारा कार्य किया है। मनीष मेरे साथ बैठता है, भूपेश का अलग ऑफिस है। भूपेश के लिए भी बड़ा चैलेंज है, पर भूपेश अपनी कार्यशैली के अनुरूप उसने भी एक अपना बहुत अच्छा सिस्टम एडॉप्ट किया। और मुझे बड़ा फक्र है कि जब दोनों लड़के व्यवसाय में आए और बराबरी से काम करने लगे, तो उन्होंने मुझे भी एक सिस्टम के अंतर्गत बोले कि इस तरह से अपने बिजनेस करना है। पहले कई काम हम खुद हाथ से करते थे, वो हम सिस्टम के अंतर्गत जिस चीज़ को जो दायित्व सौंपा है, जो स्टाफ है, जो हमारे कर्मचारी है, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। और हम कभी भी एक वर्ड बोलता हूँ, मैं कभी भी किसी भी कर्मचारी से काम करना तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्यों आप लेट आए, ये नहीं। व्हाट, क्या आप समय पर आ सकते हैं, क्या आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हमारा व्यवहार है। तो जितने कर्मचारी हमारे साथ काम करते हैं, चाहे हमारे साथ या भूपेश की कंपनी में, तो कोई भी एम्प्लॉय हमारे साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि हम उतनी रेस्पेक्ट से उनसे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको कभी ये फील नहीं होता कि हम उनके कर्मचारी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने कर्मचारियों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया कि वो हमारे व्यवसाय की सहभागिता और हमारे पार्टनर हैं, इस तरह का हमारा उनके साथ व्यवहार रहता है। तब जाकर हम ये अचीव कर पाते हैं। और पीछे से भी जो हमारा काम है, जिसको जो दायित्व सौंपते हैं एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को, वो हमारे कर्मचारी नहीं हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे सहभागी हैं। हम उनके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये अगर कोई शोध भी करने जाएगा ना हमारे ऊपर, तो उनको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ऊपर से देखने में बारीकी से भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने बिजनेस में एडॉप्ट किया है, और उसी के साथ हम समाज की सेवा कर सकते हैं। आप करीब 5 दशकों से समाज में सक्रिय हैं। समाज के इस स्वरूप में तब के दौर में और वर्तमान के दौर में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? यूँ कहूँ तो पिछले 20 साल में काफ़ी अंतर आया है, और 20 साल के बाद भी 10 वर्ष में ज़्यादा अंतर आया है। समाज में कार्य करने का एक अलग मापदंड हो गया है, अलग पैमाना हो गया है। हम जब पहले कार्य करते थे तो न तो हमारे पास प्रातःकाल जैसा कोई न्यूज़पेपर था जिसमें खबर छप सके कि हमने क्या किया है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कहें तो आज प्रातःकाल कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का कार्य करता है। उस समय ऐसा कोई मोटिवेशन का कोई माध्यम नहीं था। फिर भी उस समय हमारे लिए कोई भी कार्य करने के लिए चैलेंज था। उस समय हमें माइक खुद सही लगाना पड़ता था, दरिया खुद बिछवानी पड़ती थी, और खुद से सब कार्य करने पड़ते थे। उस समय कार्यकर्ता नहीं, हम स्वयंसेवक बनकर कार्य करते थे। कार्यकर्ता और स्वयंसेवक में बहुत डिफरेंस है। आज कार्यकर्ता बनकर कार्य करते हैं, पर कार्यकर्ता के साथ ही आज प्रोफेशनल ढंग से कार्य होने लग गए हैं। प्रोफेशनल ढंग के साथ ही आज से 10 वर्ष पूर्व जब मैं केलवा महामंत्री था तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और हम उतना उपयोग भी नहीं कर पाते थे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इस तरह से जो भी ये उस समय इतनी हमारे पास सिर्फ प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा असर करता था, और उसी के माध्यम से हमारी खबरें लोगों तक पहुंचती थी। आज इतना स्वरूप बदल गया है कि हमारी कल्पना से बाहर है कि जो चीज़ हम सोचते हैं या
नहीं करते हैं उसके पहले सोशल मीडिया से आप तुरंत चाहो तो हज़ारों लोगों को वो चीज़ पहुंचा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ गया है और उस चेंज के साथ कार्यकर्ताओं ने अपने आप को ढाला भी है और ढालने के साथ ही अब कार्य करने का सारा सिस्टम प्रोफेशनलिज्म हो गया है। लोग ये चाहते हैं कि अगर समाज और संस्था का कार्य करना है तो प्रोफेशनलिज्म से हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। इसका अभी ऐसा देखें तो मतलब इसी तरह से जो कार्य हो रहा है सभा संस्था में, तेरापंथी की संस्थाएं बहुत पेशेवर ढंग से काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें धर्म संघ और हमारी चारित्र आत्माओं से हमें काफ़ी सारा मार्गदर्शन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा भी वहीं से मिलती है। तो सचमुच कहूँ तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम तेरापंथ धर्म संघ से बिलोंग करते हैं, एक आचार्य के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और हम आचार्य को भगवान स्वरूप मानते हैं कि वो हमारे आचार्य हमारे भगवान हैं। और सचमुच में उनके और चारित्र आत्माओं का जो हमें सानिध्य मिलता है और उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, सचमुच वही हमारे लिए बहुत ऊर्जा का कार्य बनती है समाज में कार्य करने के। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी का वर्ष 2023 में मुंबई में चातुर्मास होने जा रहा है। चातुर्मास व्यवस्था समिति के महामंत्री के रूप में आपकी क्या तैयारियां हैं और ये चातुर्मास क्यों खास होगा? मुंबई महानगर में वैसे तो यह आर्थिक राजधानी कहा जाता है, पर मैं सचमुच में कहूँ तो अगर इसे धर्म नगरी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने लोग अर्थ के पीछे यहाँ दौड़ में शामिल होते हैं, उसी के साथ एक बैलेंस लाइफ है यहाँ लोगों की कि धर्म से भी अपने आप को उसी तरह से जोड़े हुए हैं और धर्म के प्रति विश्वास है, चाहे वो जैन धर्म हो और कोई भी अनदर कोई भी रिलीजन हो। तो इस दृष्टिकोण से जब आचार्य का चातुर्मास होगा तो हमारे जो एक बहुत बड़ा कैंपस है जो सीरोक में ये चातुर्मास आयोजित होने जा रहा है, वहाँ 30 से 35 एकड़ ज़मीन में हम लोग हमारे कुटीर कॉटेज बनाएंगे जो लोग धर्म उपासना का लाभ ले सके। पूरे इंडिया से वहाँ लोग आएंगे और हम एक ऐसा सिस्टम एडॉप्ट कर रहे हैं ताकि आने वालों को हर सुविधा प्रदान कर सकें। उनको आने के बाद ये नहीं लगे कि हम कहाँ आ गए। एक बार आ गए तो उनको ये लगेगा कि हम बार बार यहाँ आएँ और धर्म उपासना करें। इस तरह का हम वातावरण एटमॉस्फेयर बनाएंगे। और ये चातुर्मास तेरापंथ धर्म संघ तक ही नहीं, जैन धर्म तक ही नहीं, हम इसे जन जन का चातुर्मास बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम संपर्क करेंगे हर सभा संस्था के साथ जाकर, चाहे वो जैन की हो नॉन जैन की हो, कि भाई आप आओ। हमारे आचार्य की एक हम प्रोफाइल बना रहे हैं आचार्य श्री की कि आचार्य श्री क्या हैं, क्या चाहते हैं और उनका क्या मिशन है। तो उस मिशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सबसे संपर्क कराएंगे और अब अध्यात्म के साथ, अपनी आत्म कल्याण के साथ आदमी अपने जीवन शैली को किस तरह से अच्छी बना सके, इसका उद्देश्य हमारे आचार्य श्री का रहता है। और उसी के लिए हम लोगों को वहाँ ले जाकर संपर्क कराने की इच्छा रखते हैं कि सब जुड़े, आचार्य श्री और सभी साधु चारित्र से जुड़े, ताकि उनके जीवन का भी कल्याण हो सके, उनके जीवन में कोई व्यसन है तो वो दूर हो सके और लोगों का जीवन किस तरह से अच्छा और आदर्श बन सके, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि पूरे जन जन को वहाँ उस चातुर्मास से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी मानसिकता है। और समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए भी हम लोग सेमिनार का आयोजन कराएंगे। उस सेमिनार के बाद हम उनसे वापस फीडबैक लेकर उनको फॉलोअप करने का कार्य भी करेंगे, ताकि प्रायोगिक रूप से हर कार्य संपन्न हो सके। वाकई में कोठारी जी का जीवन बड़ा दिलचस्प है। साइकिल पर इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की, शिक्षक बनना चाहते थे। एक इंटरव्यू अगर ये कर लेते तो निश्चित तौर पर इनका जीवन कुछ अलग होता था, लेकिन मुंबई इन्हें बुला रही थी। समाज इनकी सेवाएं चाहता था, धर्म संघ इनकी सेवाएं चाहता था। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इनबॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मेरा अंतिम सवाल है, आप हमारे दैनिक प्रातःकाल लाइव के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? प्रातःकाल सचमुच में जब से प्रातःकाल न्यूज़पेपर ने हमारे धर्म संघ और समाज और
इससे जुड़ी खबरों न्यूज़ को प्रकाशन करने का कार्य किया है। मैंने पहले भी मेरे इंटरव्यू में यही कहा कि प्रातःकाल एक ऐसा माध्यम है कि इसने हमेशा कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन का कार्य किया है। समाज में जो अब कार्यकर्ता 1 नहीं 10 मिलते हैं, 10 नहीं 100 मिलते हैं, उसमें प्रातःकाल की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब भी खबर पढ़ते हैं लोग तो ये देखते हैं कि हाँ ये कार्य मैंने किया तो मुझे यहाँ मोटिवेशन मिला है, तो मैं आगे भी ये कार्य करूँगा, समाज का ये कार्य करूँगा। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि कार्य 40% होता है, उसको 100% रिटर्न भी मिलता है, पर ऐसा होता ही है, वो तो हर जगह। कई बार ऐसा हम कम श्रम करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी है, क्योंकि उसके साथ हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ के साथ उसका भाग्य भी जुड़ा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भाग्य जब जुड़ता है तो 40% का रिटर्न 100% भी मिलता है। सचमुच में मैं प्रातःकाल की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उसने सचमुच में हमारे समाज के संगठन को भी मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। तो सुरेश जी गोयल, महबूब जी गोयल उदयपुर से जब मुंबई में उनका ये प्रातःकाल पेपर प्रारंभ हुआ, मेरे दृष्टिकोण में उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये प्रातःकाल इतना हिट हो जाएगा। पर प्रातःकाल के ओनर के साथ ही जो उनकी टीम है, उपाध्याय जी और बाकी हमारे 8-10 जो भी पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने सचमुच में प्रातःकाल पेपर को इतना अग्रणी बना दिया। और हमारे मेवाड़ी नहीं, अभी तो हर तबके के लोग प्रातःकाल पेपर पढ़ने के आदी हो गए हैं, चाहे मारवाड़ के हों, थली प्रांत के हों, और भी राजस्थान के कोई भी इलाके के हों, वो सब प्रातःकाल पढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो यह हमें भी गौरव है कि प्रातःकाल अगर नहीं होता तो एक बहुत बड़ी रिक्तता समाज के लिए होती। मैं पुनः प्रातःकाल पेपर के लिए सभी हमारे उनके ऑनर्स, पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये तो मैंने 3-4 गुण ही बताए, बाकी और भी कई चीज़ें जो है जो प्रातःकाल पेपर ने हमारे समाज को दी है, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।